ये ध्यान देने योग्य है कि ये ध्यान देने योग्य है कि ग्रोथ और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। फिर कोमा लगाना है बाद में, पूरक होते हैं कोमा, न कि प्रतियोगी। के पीछे कोष्टक में लिख दीजिए। सेन भगवती डिबेट पीछे लिख दीजिए। या सेन का मतलब प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर से है, और वो जोड़ देते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बातों पर। मतलब इन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। उनका जो मॉडल है, केरला का जो मॉडल है, तो बोला जाता है ना गुजरात मॉडल और केरल मॉडल। केरला का मॉडल किस तरह का है? शिक्षा स्वास्थ्य पे फोकस करने वाला है। गुजरात का मॉडल कैसा है? ग्रोथ पे फोकस करने वाला है। क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, मतलब ज्यादा जीडीपी और ये सब वाला मॉडल है गुजरात का मॉडल। और मानव विकास और शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि पे जोर, ये है केरल मॉडल। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर ने अपने लेखन में ज्यादा फोकस किया क्षमताओं के विकास पर, लोगों की क्षमताओं का डेवलपमेंट होना चाहिए। बल्कि उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम ही था डेवलपमेंट इज फ्रीडम, यानी विकास वह है जो आपको स्वतंत्रता दिलाए। ध्यान से समझना इस चीज का। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं मिल रही तो ये विकास नहीं है उनके अनुसार। तो यहाँ स्वतंत्रता से मतलब क्या है? ये राजनीतिक स्वतंत्रताओं से नहीं है। राजनीति का डेवलपमेंट से क्या मतलब है? वो तो पॉलिटिकल साइंस में आता है ना। राजनीति और आपके मौलिक अधिकार और ये सब किस में पढ़े जाते हैं? ये तो पॉलिटी में पढ़े जाते हैं। फिर वो किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? कई बार आप स्वतंत्र अपनी वजह से भी नहीं हो पाते हो, आप भी कारण बन जाते हो अपने परतंत्रता के लिए। अगर आप में क्षमताओं का अभाव है तो आप बहुत सीमित महसूस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को डायबिटीज है, तो क्या वो स्वतंत्र है? स्वतंत्रता का मतलब क्या, ये भी बताया उन्होंने। फिर विकल्पों का चयन, विकल्पों का चुनाव या चयन स्वतंत्रता है। अगर आपको विकल्प मिले तभी आप स्वतंत्र हो पाते हो। जैसे गांव में एक ही स्कूल है और आपके माता पिता आपको कहें कि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो क्या ये वाक्य विरोधाभासी नहीं लगता आपको? कि कौन से स्कूल, मतलब स्कूल तो एक ही है, तो मैं स्वतंत्र कहाँ हुआ? मतलब मैं तो मजबूर हुआ कि मुझे पढ़ना है तो मैं वही स्कूल में जाके पढ़ूंगा। और आगे बढ़ते हैं इस बात को कि आप एक ढाबे पे जाते हो, छोटा ढाबा है, तो वो एक ही तरह की चीज बनाता है। मतलब उसके पास, मतलब दाल रोटी है, दाल रोटी है बस, या गट्टे की सब्जी हो उसने बोल रखी है। ये दो चीजें हैं। अब आप देख लो, वहां पर बैठ के आपको क्या स्वतंत्रता मिलेगी? आइटम ही दो हैं, तो आपको चुनाव नहीं कर पाओगे ना ठीक से। अब मान लो गट्टा भी आपको अच्छा नहीं लगता और आपको दाल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन भूख लग रही है, तो आप मजबूर हैं मतलब उनमें से एक को बोल के कि भाई आप ये खाना लगा दो, तो पेट भरना है मुझे।
स्वतंत्रता आपने इंजॉय नहीं करी। लेकिन वही आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो जहां इंटरकॉन्टिनेंटल फूड मिल रहा है, अलग अलग महाद्वीपों का कोई भी फूड आपको चाहिए वो सब है वहां पे। आप इतनी बड़ी बुकलेट लाके दी आपको, उसमें से एग्जैक्ट आपको क्या पसंद है, ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये लेके आओ। तो फ्रीडम मिली ना आपको, क्योंकि आप विकल्प को चुन पाए। तो विकल्पों का चुनाव होता है। अभी ये मेरे को चाय देखेगा तो मैं स्वतंत्र हूँ या मजबूर हूँ? मजबूर, समझ गया। क्योंकि वो एक ट्रे लेके आते और उसमें चाय भी होती, कॉफी भी होती, लस्सी भी होती, तो उसमें से मैं एक चुनता। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैंने स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, मैंने इनको पहले ही बता दिया कि मैं चाय पीता हूं। इसलिए वो ट्रे लेके नहीं आए। उनको पहले ही, अगर मैं कहता कि मैं नारियल का पानी पीता हूँ तो फिर वो नारियल का पानी लेके आते। मैं बोल देता पहले से ही, तो उनको पता है कि सर सिर्फ चाय पीते हैं और उनको सीक्वेंस मालूम है। तो उस हिसाब से पहले वो ग्रीन टी दी हुई है और फिर बाद में मिल्क टी देंगे ये है। तो उनको पहले से ही पता है। तो वो तो मैंने खंडन कर दिया उस बात का। लेकिन अगर उनको ना पता हो और चाय लाके दे दे तो ये तो मेरे लिए क्या होगा, मजबूरी होगी ना एक तरह से, ऐसे समझो आप। अच्छा, अब आपको, आप 5 स्टार होटल में चले गए, आपके पास मेन्यू है, वहां स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन आपको डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि आपको शुगर है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है। अब आप क्या करेंगे? क्या उस मेन्यू का खुल के प्रयोग करेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसमें रसगुल्ला भी लिखा हुआ है, लेकिन आपका मन कह रहा है रसगुल्ला खाने का। अच्छा, जिस चीज को आप कंट्रोल करते हो वो चीज ज्यादा माइंड में चलती है ना, ये भी प्रॉब्लम। आप ये मत को ये है वो है, पढ़ो बस, मुझे पढ़ना है करके मत करो, बस पढ़ते रहो, ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे। तो कोई चीज को एकदम हार्ड बना के रोकना नहीं है, फ्लो में रहना है, और वहां थोड़ी समझदारी दिखानी है तो मन कंट्रोल हो जाता है। तब यहाँ पे क्या है कि बार बार मन में चलाओ, डॉक्टर ने मेरे को बोला ये नहीं खाना नहीं खाना, तो वो बार बार वही मन में चलता है। अब डॉक्टर की बात याद आ गई तो अब रुक गए, स्वतंत्र कहाँ हो पाए? तो किसने रोका? आपकी कैपेसिटी ने रोका। कैपेसिटी क्या, स्वास्थ्य किसमें आता है? कैपेसिटी में। तो आपको आजादी मिली? नहीं मिली। अच्छा, जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जैसे मुझे अस्थमा है, तो मैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता है कि बहुत तेजी से रेस लगा के चला जाऊं कहीं, या कहीं रेस हो रही हो तो मैं उसमें भागीदारी कर सकूं, मैं बैडमिंटन खेल सकूं। एक एक लेवल के आगे नहीं खेल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है। तो वो मेरी कैपेसिटी कमजोर होने की वजह से मैं फ्री नहीं हो पाया कि क्या मैं ऐसा भी कर कर सकता हूँ, मेरा मन कह रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी कैपेसिटी ने मुझे रोक दिया है। अब और आ जाओ, किसी की लंबाई छोटी रह गई तो आईपीएस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसका एक विकल्प तो चला गया ना आईपीएस बनने का। अगर वो उसको टिक भी लगाएगा, चॉइस भी भरेगा, तो भी उसको आईपीएस नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी हाइट नहीं है। हाइट किस में आता है? स्वास्थ्य में। तो आप खुद सोचो ना कि क्या राजनीति में स्वतंत्रता देने से क्या हम स्वतंत्र हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू समझा रहा हूं मैं आज आपको। राजनीतिक स्वतंत्रता तभी तक काम करती है जब हम क्षमतावान हैं और अब कानून अड़चन बन रहा है, तब उसका महत्व है। लेकिन केवल उससे आप स्वतंत्र हो जाएंगे, ये गलत है, मतलब गलत सोच है हमारी। तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत क्या कहते हैं, ये शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा, उन्नी कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में। तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि ये क्या है, मतलब मैं इसको कैसे अंडरस्टैंड करूं। उन्होंने तो पूरी किताब ही लिख दी इस पे, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। आज आप ज्ञानवान हैं
तो आपको ज्यादा विकल्प है। कई सारे लोग मान लो ये लिटरेसी नहीं है उनको इंटरनेट वाली, तो कई जगह वो रुक जाते हैं, हम ही रुक जाते हैं, क्योंकि एक लेवल के आगे हमें भी नहीं आता है। तो हम आजाद कहाँ रहे, मतलब हम तो किसी पर निर्भर हो गए ना। अगर आपको इंग्लिश भी आती है, आपको फारसी भी आती है, आपको फलाना भी आता है, तो आप कितने मुक्त हैं। मतलब कहीं भी जाएंगे, कोई भी किताब है, आपका मन नहीं लग रहा ये वाली लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है, फारसी वाली लैंग्वेज को पढ़ना, उर्दू पढ़नी है, वो सब आपको आता है, तो आपकी तो विकल्प ज्यादा हो गए ना। बहुत सारे बुक्स हो गए, किसी भी लाइब्रेरी में बैठोगे, उर्दू वाली लाइब्रेरी में भी चले जाओगे तो भी आप वहाँ अपना काम कर सकते हो। तो आप ज्यादा आजाद हुए ना इस सेंस में। मेरे हिसाब से तो आप अगर ज्ञान नहीं तो मुक्त भी नहीं हो सकते। ज्ञानी लोगों को सीक्वेंस पता होती है कि मुझे पहले सूर्य को जल देना चाहिए कि फला, मतलब उनको सीक्वेंस मालूम होती है, उनको उसका महत्व पता होता है। गीता में 18 अध्याय है, उसके दूसरे अध्याय का वाचन किया जाता है जब आदमी मरणासन्न होता है, मतलब मरण के लिए आसन्न होता है, मरा नहीं है, मतलब मरणासन्न है, तो उसको वो पाठ सुनाया जाता है। मेरे को पता है ना, मैं गांव से हूँ, मेरे को पता है, गांव वाले लोग जो मतलब बेसिक से जुड़ा हुआ उसको सब पता है, बेसिक से दूर चला गया उसको, तो वो जो मरणासन्न आदमी है उस भाषा को सुनता है, जिसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तू सारी चीजों को हटाकर मेरा ही ध्यान कर, मेरे में स्थित प्रज्ञ हो जा। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, मेरे में अपनी बुद्धि लगा दे, सब चीजों को, धर्मों को छोड़ दे, तो मेरे अनुसार चल। मतलब तो ये जब वो सुनता है तो उसका मन शांत होकर वो उनके चरणों की तरफ ध्यान जाता है, इसी से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये तो बुद्धा भी मानते हैं कि मतलब कि भाई आप क्या सोच रहे होते हो, उसके हिसाब से फिर आपको बर्थ मिलता है। उस समय आपके मन में एक ऋषि थे जो एक हिरण को देखकर उनके मन में दया आ गई, तो वो हिरण का ही जन्म ले लिया अगले टाइम, जबकि वो बहुत अच्छे तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनमें भाव वो हिरण का आ गया, तो नेक्स्ट बर्थ उनको वो मृग का मिल गया। तो आदमी कहीं ना कहीं तो उलझा ही रहता है, वो उसका माइंड फ्री तो रहता ही नहीं है। आप उसको सुनाओगे तो फ्री हो गया, फ्री होते ही वो परमात्मा में विलीन हो गया, फिर उसको अगला जन्म नहीं भी लेना पड़े शायद, ऐसा कुछ हो। लेकिन अब वो जो वाचन कर रहे हैं उसको समझता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, चित्त प्रज्ञा का अर्थ नहीं जान रहा है, तो वो कैसे उस चीज को प्रोसेस करके शांति को प्राप्त कर सकता है, नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान के बिना तो आपको वैराग्य और मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। बिना ज्ञान के जब इस चीज को जान जाओगे कि ये दुनिया तो सिर्फ एक आईएएस में दे रहा हूं, तो मेरा बस मुझे मेरा काम है, ये मेरा जन्म हुआ है और एक काम है जो मैं कर रहा हूँ, मतलब जिससे मेरा कोई लगाव नहीं है, मुझे इसको वर्तमान परिस्थितियों में मुझे ये काम सौंपा गया है जो मुझे करना है, तो आप क्या होगे, परेशान नहीं होगे, फिर काम को ध्यान करके करते रहोगे, तो न डिप्रेशन आएगा, न कोई परिणामों का फर्क पड़ेगा। अच्छा, हम परिणामों की तरफ जाते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उनकी तरफ, तो काम में ध्यान नहीं रहता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि आप परिणामों की चिंता मत कर, तो सिर्फ कर्म में तेरा अधिकार है, और कर्म नहीं करने में भी तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए। जब परिणाम ही नहीं है और परिणाम में भी ध्यान ही नहीं देना, तो क्या मैं कर्म नहीं करूं, इसमें भी तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए। तुम्हें निष्पक्ष भाव से कर्मों को संपादित करते रहना चाहिए। तो ये बात भी, कोई तो इसको रिलीजियस रूप दे देगा, अरे ये तो धर्म की बात है। अरे धर्म की क्या बात है, ये तो टेक्निकल बात है। अगर हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है जंगल में, तो हम उसको देखते रहेंगे, इससे फायदा क्या है। एक बार देख लो कि किस स्पीड से आ रहा है, उसके बाद तो सामने देखो ना। आप जितनी ताकत लगाओ उतनी ताकत से भागो ना, पीछे देखने से क्या हो जाएगा। उसको पकड़ना होगा तो पकड़ लेगा, आप तो अपनी कैपेसिटी में पीछे देखने से तो गिर ही जाओगे नीचे। तो आप, यही तो एक तरीका है, लेकिन ये समझने की बात होती है कि परिणामों की प्रति चिंतित रहे बिना काम करने की जो बात है वो साइंटिफिक है। तो
वो ज्ञान से ही आपको ज्ञान, ये थोड़ी जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई ज्ञान है, ये ज्ञान तो सांसारिक है। ज्ञान असल में तो ये है कि हम समझे कि लाइफ क्या है, हमारा मकसद क्या है, ये है। तो उससे फिर तो कहने का मतलब ये हो गया है कि आप ज्ञान और अन्य चीजों से भी क्या कर सकते हो, अपने आप को मतलब पार कर सकते हो, क्षमतावान बन जाते हो। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर ने कहा, और उनके विचार में पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के, तो और भी आपको समझ में आएगा मेंस के अंदर। हम गरीबी दूर करते हैं लेकिन क्षमताओं पे काम नहीं करते। गरीबी का कारण क्या है? क्षमताओं की कमी। आज अगर आप में क्षमता है तो अपने आप इनकम कमाओगे। इनकम खुद अपने आप आजादी दे देती है आज आपको। मुझे वजीराबाद रहना तो मैं रह लूंगा, मुझे मुखर्जी नगर रहना तो रह लूंगा, मुझे करोल बाग रहना तो रह लूंगा, मुझे दिल्ली में पढ़ना तो पढ़ लूंगा, पटना में पढ़ना तो पढ़ लूंगा। क्यों क्यों सोचते हो आप ऐसा? इनकम है आपके पास। जिसके पास इनकम नहीं है उसको क्या आजादी मिलेगी? लेकिन इनकम का सोर्स क्या है? क्षमता। तो फिलोसफी क्या करती है? आपको रियल ज्ञान देती है। तो अमर्त्य सेन सर ने कहा कि क्यों आप इन चीजों पे, ग्रोथ वगैरह पे, पहले आप कैपेसिटी तो बढ़ाओ आदमी की। तो उनका जो मॉडल है वो कैपेसिटी बढ़ाने का है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, इस तरह की चीजों पे फोकस करते हैं। और ये जगदीश भगवती हैं इनका पूरा नाम, और ये ग्रोथ पे फोकस करते हैं। तो एक डिबेट पैदा हो गया कि सेन मॉडल और भगवती मॉडल। तो इसलिए मैंने पीछे लिखा, ये लैंग्वेज आ रही है ना कि जब आप कहते हो कि नहीं पहले ग्रोथ करो, कोई कहता है पहले विकास करो, तो इसका मतलब आप उनमें प्रतियोगिता समझ रहे हो। लेकिन हमारा लेखन क्या कह रहा है? वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, न कि प्रतियोगी। अब कुछ चीजों से साबित करेंगे इसे। पैराग्राफ चेंज करिए। यदि ग्रोथ का स्तर अच्छा होता है, यदि ग्रोथ का स्तर अच्छा होता है तो सरकार के कर राजस्व में बढ़ोतरी होती है। कर राजस्व में बढ़ोतरी होती है जिसका प्रयोग सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कर सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कर सकती है। इस प्रकार ग्रोथ से ग्रोथ से विकास को बढ़ावा मिलता है। राइट। तो हम दोनों की जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है, आपस में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी, दूध, ये सब क्या है? दूध नहीं होने से चीनी की जो बात है वो भी खराब हो सकती है ना। दूध के साथ मिक्स होकर चीनी का स्वाद एक डिफरेंट तरीके से पैदा होगा। और हम मिल्क में चीनी मिला देते तो मिल्क भी हमें अच्छा लगने, तो कई बार हम चाय नहीं बनाते लेकिन मिल्क पीते हैं, तो क्या मिल्क ही पीते हैं, हम उसमें चीनी क्यों मिलाते हैं? चीनी मिला के हम क्या कर रहे होते हैं? मतलब दूध को और स्वादिष्ट बना रहे होते हैं। पूरकता क्या होती है? मिलके करना, मतलब एक दूसरे के साथ पूरकता बनाने का मतलब ये है कि एक दूसरे का बहिष्कार नहीं करना। हम कोट पैंट टाई पहनते हैं तो ये सब एक दूसरे को पूरकता प्रदान कर रहे हैं। तो ये पूरकता होती है। तो ग्रोथ क्या है? विकास को हटाती नहीं है बल्कि विकास के लिए पूरक जैसे काम कर रही है। उसकी वजह मैंने क्या बताई
कि अगर देश में अच्छी ग्रोथ होगी तो सरकार को रेवेन्यू अच्छा आएगा। कारण बता देता हूँ आपको, दो कारण है इसके पीछे। एक तो जीडीपी जो होता है वो वस्तु सेवा का उत्पादन होता है। वस्तु सेवा का उत्पादन के ऊपर कुछ टैक्स लगते हैं जिनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं हम, जीएसटी हुआ, कस्टम ड्यूटी वगैरह, इस तरह की चीजें बहुत सारी। तो ये वस्तुओं पे लगने वाले कर है ना। कस्टम ड्यूटी तो यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि वो इम्पोर्ट्स को आप वो करते हो मतलब। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का कि वस्तु सेवा पर जो कर लगते हैं उनको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन उत्पाद शुल्क हुआ, जो उत्पादन पे लगता है, ये आजकल जीएसटी में मर्ज हो गए ना, इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल थ्रो नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि वो टैक्स जीएसटी में घुस गए हैं बहुत सारे। जब आप जीएसटी बोल देते हो तो बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप कह रहे हो, फिर बहुत सारे कर मर्ज हो गए ना इसमें, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा आपको। तो फिर आप क्या इसमें बोलो। तो जीएसटी मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, तो जीएसटी गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है, तो वो जितनी पैदा होगी उतना ही जीएसटी आएगा। फिर तो करों का एक सोर्स तो जीएसटी बन गया। फिर मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो हम जीडीपी या जीएनपी या एनआई निकालते हैं, तो वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालने के बाद क्या, निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। जो बचता है वो फैक्टर कॉस्ट वाला हो जाता है। नेट रूप में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो वो फैक्टर कॉस्ट बेस्ड हो गया, वो लोगों की इनकम हो गई। और इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। कंपनियों का मुनाफा है तो कॉरपोरेट टैक्स। ऐसे डायरेक्ट टैक्स भी आ जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी आ जाते हैं। तो जितना ज्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा आपकी टैक्स कलेक्शन भी होगी। और बजट में घाटा लाए बगैर आप इनके लिए काम कर सकते हो, जीडीपी बढ़ाओ बस, तो टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका एक पार्ट आप खर्च कर दो शिक्षा स्वास्थ्य पर, तो आपको बजट में घाटा भी नहीं लगाना पड़ेगा। घाटे की क्या जरूरत पड़ रही है, जब आपकी टैक्स कलेक्शन आ रही है तो घाटा क्यों लगाएंगे। समझ आ रही है बात। हाँ। तो ग्रोथ से भी डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है। अब पैराग्राफ चेंज करिए। इसी प्रकार कोमा लगाइए, विकास से भी ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। विकास से भी ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। पूर्ण विराम लगा दें, आगे लिखें। उदाहरण के लिए, फिर कोमा लगाएं, उदाहरण के लिए कोमा, ऐसे लिखिए, यूएनडीपी के एक रिसर्च यूएनडीपी के एक रिसर्च के अनुसार यदि कोई राष्ट्र यदि कोई राष्ट्र साक्षरता की दर को साक्षरता की दर को 20%, 20% से बढ़ाता है, तो उसकी ग्रोथ रेट तो उसकी ग्रोथ रेट 5% तक बढ़ सकती है। 5% तक बढ़ सकती है। पूर्ण विराम लगा दें, आगे लिखिए। इसी प्रकार कोमा लगाइए,
यूएनडीपी के एक अन्य रिसर्च में, यूएनडीपी के एक अन्य रिसर्च में यह पाया गया कि शिक्षित किसान शिक्षित किसान अशिक्षित किसानों की तुलना में शिक्षित किसान अशिक्षित किसानों की तुलना में 8 गुना ज्यादा उत्पादक होते हैं। 8 गुना, 8 गुना ज्यादा उत्पादक होते हैं। अधिक उत्पादक होते हैं या ज्यादा उत्पादक होते हैं। पूर्ण विराम लगाइए और लिखिए, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति पढ़े लिखे किसानों में अधिक लोकप्रिय हुई। पढ़े लिखे किसानों में अधिक लोकप्रिय हुई। पूर्ण विराम लगा दे। तो हमने दोनों पक्ष ले लिए, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करती है और विकास फिर ग्रोथ को कैसे प्रभावित करता है, दोनों पॉइंट्स ले लिए। और यूएनडीपी के रिसर्च है, मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इसका, इस टॉपिक पे, कब? 9 अक्टूबर 2004। अभी हम किस में हैं? तो इसको भी पार करके 20 साल पहले आर्टिकल संपादकीय पब्लिश हुआ था राजस्थान पत्रिका में। 20 साल पहले, 20 साल हो गया आज इस बात को। तो ये मेरे को वहाँ के जो एडिटर थे उन्होंने मेरे को बोला कि मुद्दा तो कोई और था, मतलब 2004 के एंड में, मतलब हमारे यहाँ पेटेंट प्रणाली चेंज हो रही थी, मतलब 1 जनवरी 2005 से एक नया पेटेंट सिस्टम आने वाला था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस पर एक आर्टिकल दें हमें। तो वो मेरे को जानते नहीं थे, मैं खुद गया था उनके पास पहले कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को ये टॉपिक दिया था 20 साल पहले। तो फिर वो छपा था। फिर उसके बाद ये मानव विकास रिपोर्ट उस समय कोई आई थी, उस समय ज़्यादा वैल्यूज इंडिया की खराब थी, फिर उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने ये बताया था कि हम ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं और ये गलत धारणा है कि खाली ग्रोथ से हम कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। फिर उसमें मैंने रिसर्च निकाल निकाल के वहाँ पे उसमें लिखे कि ये एक रिसर्च है, ये एक रिसर्च है, इनसे ये पता लग रहा है, ऐसे करके वो आर्टिकल छपा। वो चीज़ आपकी क्लास में आ गई है। आप कोई भी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हो तो वो टॉपिक आपका बहुत क्लियर हो जाता है। ये आर्टिकल लिखना इतना आसान नहीं है, मेरे को 9 दिन लगे थे पहले आर्टिकल में जो ट्रिप्स पे था। इसको तो मैंने जल्दी लिख दिया था, लेकिन जो पहला आर्टिकल था वो इस पे, वो पेटेंट जो सिस्टम चेंज हो रहा था उस पे 9 दिन लगे थे और वर्ड्स थे 650। अखबारों का लेखन अलग होता है और जर्नल्स का अलग होता है। उनको थोड़ी कमी लगी मेरे लेखन, कमी इस सेंस में थी कि लैंग्वेज टफ लगी उनको। मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो मुझे, मतलब वो वाली आदत थी, अखबारों में वो भाषा नहीं चलती, अखबारों में थोड़ी नॉर्मल भाषा होनी चाहिए, हिंदी के अखबारों में खास तौर से। कि चाय की छड़ी पे बैठ के भी एक आदमी आर्टिकल पढ़ रहा होता है। उन्होंने मेरे को यही बोला कि आप थोड़ा सा इसको, उससे पहले कि मैं और ज्यादा लिख पाता, मैं जयपुर छोड़ के यहाँ आ गया था दिल्ली। बोला था ना मैं 2004 में मेरी पहली क्लास हुई यहाँ, आपके बीच में एक आया इवनिंग वाले में। 26 नवंबर 2004 को मेरी दिल्ली में पहली क्लास थी और मैं, ये अक्टूबर 2004 और उसके टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ जयपुर छोड़ के यहाँ आ गया था।
फिर यहाँ आने तक भी मैं आर्टिकल लिखता रहा, फिर मैंने लास्ट फिर नहीं हो पाया मुझसे, फिर छोड़ दिया मैंने। तो ये तो आपको निबंध भी आएंगे ना इस पर? आप क्या सोच रहे हो, ये सब आपके निबंध के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सच बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक तो आते ही आते हैं, वो मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। अभी मेरा मेंस हो जाने दो आप, मेंस और इस सबको मिला के लिखोगे, इतने शानदार नंबर आएंगे कि जीवन में याद करोगे आप कि मैंने उस सर की क्लास के इनपुट यूज किए थे और मेरा चयन हो गया, मेरे निबंध वगैरह में भी मार्क्स चढ़ गए। एक सुरेश कुमार मीना थे, वो आईआईटीएन दिल्ली के, उन्होंने एक जगह बोला, मेरे को तो पता भी नहीं, वो मेरी क्लास किए थे मेरे पास आके, और बहुत अच्छे नंबर आए, 160 नंबर ऐसा कुछ आया था उनको। उन्होंने क्लियरली बोला कि मैंने सर के मेंस के नोट्स का इस्तेमाल किया और उनकी रिसर्च वगैरह को कोट किया, तो मेरे नंबर मिले हैं मुझे। नहीं तो मैं उनको स्पॉन्सर ही किया, लोग तो बुलवाते हैं, मैं तो, मेरे को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने कहीं, दूसरों ने बताया मुझे। तो ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र कब हो पाओगे, जब आप क्षमतावान होगे। ये यही सब चीजें तो टॉपिक बनते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर एम्प्टी विदाउट फैक्ट्स, फैक्ट्स आर ब्लाइंड विदाउट कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीजें तो उनको ध्यान से सुना करोगे तो आपको वो भी फायदे मिलेंगे इसके अंदर। तो ग्रोथ और इंटरव्यू आपका पूरा सुधर जाएगा, जब वहां पे पूछेंगे आपको गुजराती मॉडल, केरलाइट मॉडल, आप किसको पसंद करते हैं, क्यों, आप कहेंगे पसंद का सर सवाल ही नहीं, क्या मतलब हमें तो दोनों सही लगते हैं। ग्रोथ भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, दोनों को साथ में चलने की कोई योजना होनी चाहिए। और ग्रोथ से कर का कलेक्शन बढ़ता है, और कर का कलेक्शन बढ़ता है तभी तो हम शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कर पाएंगे। आज अगर मैं ग्रोथ ना करूं, कमाऊं नहीं, मतलब या आपके पेरेंट्स ना कमाए ज्यादा, तो क्या आपको फीस के लिए पे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो आपकी शिक्षा स्वास्थ्य का इंतजाम तभी हो पाएगा ना जब आपके पेरेंट्स ग्रो करेंगे। ग्रो करने का मतलब यहाँ पे जो भी वो काम करते हैं वो बिजनेस बढ़ना चाहिए, जो भी उत्पादन करते हैं वो बढ़ना चाहिए। आज मेरे फादर मेरे पे स्पेंड नहीं किए होते और ग्रोथ पे जोर देते कि बेटा हम तो वैसे भी माहेश्वरी खानदान के हैं और आप तो बिजनेस करो। माहेश्वरीज आर फेमस फॉर डूइंग बिजनेस। क्या रखा है पढ़ाई के अंदर, ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने खर्च किया, करते रहे, तो मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट होता रहा। जो आईएएस में पढ़ा, तो आज उसी वजह से तो मैं आपके सामने हूँ। तो वो, अब वो जो मेरा विकास हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य पे जो फोकस किया, उससे अब ग्रोथ है मेरे परिवार में। तो मेरे फादर ने मुझे जयपुर तक भेजा, तो मैं अपने बच्चों को बाहर भी भेज सकता हूँ, या मैं और भी बच्चों के लिए काम कर सकता हूँ। तो ये कनेक्टिविटी आ रही है ना। आप एक दूसरे को विरोधी क्यों समझेंगे? अब ये तो व्यक्तिगत बातें हुई, लेकिन मैंने इंटरनेशनल रिसर्च आपको दे दिया। एक राष्ट्र 20% अपनी साक्षरता की दर बढ़ाता है, अगर उसके यहाँ साक्षरता की दर माना कि 60% है और 80% कर देता है, तो उसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% तक बढ़ सकती है। और ये मैं बता दूं आपको, 88 कंट्रीज का रिसर्च था। हर बात थोड़ी लिखाई जाती है इसमें, आपके काम की नहीं है ना, मतलब यूएनडीपी का रिसर्च बोल के लिखा दिया, कितने कंट्रियों में किया गया, इससे यहाँ क्या मतलब बन रहा है? वो तो मैं वर्बली बोल रहा हूँ आपको। 88 कंट्रीज कम होते हैं क्या संख्या में? कोवा काला होता है, ये आपको कैसे पता लगा? देखने से पता लगाया, इसका कोई नियम है? देखने से पता लगा ना। मतलब नियम होता तो फिर कोवे काले ही होते, कभी सफेद कोवे की संभावना आप नहीं मानते। तो कबूतर जो होता है, मैंने तो सफेद कबूतर भी देखे हैं, आपने भी देखे ही होंगे। तो ऐसे सफेद कौवा भी हो सकता है कहीं, लेकिन कौवा काला होता है, ये हमने अनुभव से जाना। वही बात इधर है कि 88 कंट्रीज में उनकी साक्षरता की दरों में चेंज, ग्रोथ, ये सब का कनेक्शन देखा गया। तो उन्होंने बोला कि ये कनेक्शन हमें नजर आ रहा है। अभी और आ जाओ आप, आजकल भारतीय रुपया वीक हो रहा है। अभी एक रिसर्च आया आरबीआई का, आप कितना पढ़ते हो मेरे को नहीं पता, आपसे ज्यादा मैं पढ़ता हूँ।
क्या आया रिसर्च? 5% भारतीय रुपए का मूल्य गिरता है तो मुद्रास्फीति 35 आधार बिंदुओं से बढ़ती है। आधार बिंदु किसको कहते हैं? 1% के 100 टुकड़े होते हैं। 1% के 100 टुकड़े, तो एक टुकड़ा बनता है एक आधार बिंदु। मतलब 35 आधार बिंदु का मतलब हुआ कि 0.35, 0.35। अगर आपकी इन्फ्लेशन चल रही है मानो कि 5% पे, थोड़ी देर के लिए 5% इन्फ्लेशन है और भारतीय रुपया 5% गिर जाए, वैल्यू में गिर जाए, तो आप 5.35 कर दो, इन्फ्लेशन रेट आपकी 5 की जगह क्या हो जाएगी? 5.35% हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्या ये सही बात है कि 5% भारतीय रुपया गिरता है? तो ये रिसर्च है ना भाई, उन्होंने जोड़ जोड़ के देखा कि ये रुपया इतना गिरेगा तो कितनी कीमतें बढ़ी, ऐसे लंबा रिसर्च होता है, उसके बाद ये रिसर्च निकला। आपको क्यों मैं कहता हूँ, आप हिंदी के अखबार पढ़ते हो, किस जगह पढ़ा आपने? रिसर्च पढ़ा है जो मैं बोल रहा हूँ? फिर पिछड़ जाओगे ना, मतलब इस तरह से। तो चलो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, हम तो पढ़ रहे हैं ना, तो मैं क्लास ले रहा हूँ तो उसको ध्यान से करो, वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको जितना चाहिए। तो ये मैंने पढ़ा तो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, हमारा विषय ही ऐसा है ना कि, और वैसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो आदत बनी हुई है पहले से ही कि हमें देखना है, मतलब क्लास के हिसाब से। तो ये नियम जो भी आ जाते हैं, अब 8 गुना पढ़े लिखे किसान ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बिना पढ़े लिखे, तो रिसर्च से ही पता लगा होगा ना उनको। फिर मैंने एक और बात कही है आपको कि भारत में हरित क्रांति फैली पढ़े लिखे किसानों में ज्यादा, क्योंकि उसमें वो फर्टिलाइजर का एक अनुपात होता है, उच्च उपज के बीज होते हैं, पानी कैसे पिला, ये सारे सिस्टम बने हुए, पढ़े लिखा आदमी तो समझ पाएगा। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटेसिक फर्टिलाइजर, फास्फोरस, इनकी क्या कॉम्बिनेशन बननी चाहिए? जो आप पढ़ते हो 4:2:1, 4 नाइट्रोजनस होना चाहिए, 2 फास्फोरस होना चाहिए और 1 पोटेसिक होना चाहिए, इसको कहते हैं एनपीके अनुपात। तो ये पढ़ा लिखा किसान ही तो इसको सही समझ सकता है और उसका सही रिजल्ट ला सकता है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि इस चाय में 2 चम्मच चीनी गिरेगी और आप चीनी इसलिए ज्यादा डाल रहे हो क्योंकि वो सस्ती है, तो आपकी चाय तो बिगड़नी है। हमारे भारत में यूरिया फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग किसान करते हैं, अनुपात को तोड़ के कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। एक यूट्रोफिकेशन नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, ठीक से क्रांति को अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो उसका रिजल्ट नहीं ला पाए। तो ये पूरी बात अच्छी तरह से अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये पूरा का पूरा मैटर क्या है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद हमें इससे जुड़ी हुई बातों को पढ़ना है। तो अगला हेडिंग बनेगा आपका मानव विकास सूचकांक। तो अगला हेडिंग लगेगा। अब ये जो वर्ड है सूचकांक, तो अगर आप समास विग्रह करते हो,
अंक जो सूचना देता है। सूचकांक मतलब अंक जो सूचना देता है, तो ये अंक के रूप में होगा और सूचना देगा। और इसके आगे क्या लिखा हुआ, मानव विकास। तो ये सूचना किसके बारे में देगा, ये मानव विकास के। ये तो मैंने कुछ शब्दों का मतलब समझाया आपको। बाकी इस टॉपिक को हम डिवाइड कर रहे हैं। ए में परिचय लेंगे थोड़ा।
ये तो परिचय में हमने कुछ 6 बिंदु लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। तो यूएनडीपी इसे तैयार करती है और उनका एक रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें एचडीआई रहता है, उसमें प्रकाशित होता है। पहली बार 1990 में आया था, पहला जो रिपोर्ट था एचडीआई जो बना था। इसमें 20वें एडिशन के अंदर 2010 आने पर 20 साल हो जाते हैं। 20वें एडिशन में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका कैसे तैयार किया जाता है, उसमें भारी मात्रा में चेंज किया था यूएनडीपी ने। तो लैंडमार्क ईयर जो 1990 के बाद आता है वो 2010 आता है, जिसमें भारी मात्रा में चेंज हुआ। इस इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है, वो चेंज क्या थे, वो आज पढ़ने का विषय नहीं है। मतलब मैं जब इस एचडीआई को पढ़ाना शुरू, अभी तो परिचय चल रहा है, तो 2010 में जो चीजें इस्तेमाल हुई थी उन्हीं को पकड़ के पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आप तो वो लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो लेट ही लेट आता है उसको लेटेस्ट कहते हैं। अब कोई कहे कि मानव विकास सूचकांक के लेटेस्ट परिवर्तन कब हुए थे, तो लेट ही लेट कब हुए थे, 2010 में, उसके बाद तो हुए ही नहीं। तो लेटेस्ट कौन बना? अब जैसे कोई छात्र भी आए और उसके बाद कोई आए ही नहीं, मतलब लेट आ रहा कोई, लेट आया कोई, तो मैं कहूंगा भाई लेटेस्ट कौन है इस क्लास के अंदर, तो उसने हाथ खड़ा किया कि सर हम हैं। क्यों, आप क्यों हो? मैं इसलिए हूं कि मेरे बाद में कोई नहीं आया, मैं लेटेस्ट हूं। हम लेटेस्ट को क्या समझते हैं, आमतौर पे नया देखते हैं। लेटेस्ट देना, लेटेस्ट सामान चाहिए मुझे और मेरे को लेटेस्ट जींस चाहिए। वो कह रहा है लेटेस्ट ही तो है। मतलब क्या है इसका, कि 6 महीने पहले आई थी उसके बाद कोई जींस नहीं आई तो ये लेटेस्ट है। आप तो मजाक कर रहे हो, मेरे को आपके यहाँ से नहीं लेना। 6 महीने पहले की जींस को लेटेस्ट कह रहे हो क्या? उसके बाद हमारे यहाँ आया ही नहीं तो हम लेटेस्ट ही तो कहेंगे इसको। आपने यही तो कहा था कि लेटेस्ट दिखाना। हमारे लेटेस्ट में 6 महीने पहले की है। और लेटेस्ट चाहिए तो और स्टोर पे जाओ, कहना कि भाई 1 महीने पहले की लेटेस्ट, और इस तरह के। लेटेस्ट का अर्थ मैंने आपको बता दिया, आप दूसरे स्टोर पे जाके बात करो। हमारे यहाँ तो लेटेस्ट 6 महीने की है। तो लेट ही लेट जो आए, तो लेटेस्ट जो चेंज हुआ वो कब हुआ था? हाँ, उसके बाद में कोई हुआ ही नहीं, नहीं तो वो लेटेस्ट हो जाता। तो हम वो लेटेस्ट ही पढ़ रहे होंगे क्लास में, और है वो 2010 का, और बोल क्या रहे? लेटेस्ट। तो चल किस में रहे? 25। मैं तो कह रहा हूं कि 90% बच्चों को तो यही पता नहीं कि उस शब्द का तो बहुत ही बुरा हाल है। लैंग्वेज इतनी कमजोर हो चुकी है, और मेरे को भी दुख होता है इस चीज का। हिंदी को जिस तरह से आज के बच्चे, में तो अपने बच्चों में भी कहता हूँ कि बर्दाश्त नहीं करूंगा हिंदी कमजोर हुई तो। उनको नए नए वर्ड्स पकड़ाता हूँ मैं कि ये पढ़ो, इसको देखो, बताओ। इसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आप पहले तो हम हमें हिंदी मजबूत होनी चाहिए। हिंदी ऐसी भाषा है कि क्या रंग, नंबर ही नंबर खिल जाएंगे आपके। वो हिंदी को आप बहुत कमजोर, हिंदी अपने आप में भयंकर भाषा है। वो लिखना आना चाहिए ना, शब्दों का खेल है ये सारा। समझ जाओगे धीरे धीरे। आप ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ शब्दों का खेल है। अब ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन आप उसी तक अटक जाओ ये नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रोथ कर रहे हो, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जो अभी मैं यही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कोई पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, लेखन का नंबर आ रहा है तो बिल्कुल कोमा भी ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, और आपके साथ भी होगी जरूर। तो आप इस पे काम करो। अब एचडीए का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली। तो मैंने भारत का महत्व भी कम नहीं किया इसमें। ये तो था, तो हमें लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। लेकिन साथ में हमने कहा प्रेरणा का स्रोत ये थे, इनके विचार थे।
उनको उठा के इन्होंने, जो मैंने कहा ना क्षमताओं का अभाव और ये सब को पकड़ के इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना, राइट। तो ये परिचय है, ये परिचय में इतनी बातें हैं। अब आओ आप, ए कंप्लीट हो गया, बी में आओ आप। स्कूल के वर्षों का माध्य, आधा है माध्य।
इसमें क्या है कि अ, आयाम है ये, अच्छे जीवन के आयाम, और सूचना इन आयामों के बारे में पता लगाने का तरीका उधर से है। जैसे आप किसी के ज्ञान का पता कैसे लगाते हो, जैसे आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हो या कहीं भी रह रहे हो तो हम पूछते हैं ना, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये वो जो भी बोलता है उसके आधार पे हम आइडिया फॉर्म करते हैं कि भाई इसको इतना ज्ञान होगा। इसने कहा मैं जेएनयू से पीएचडी हूँ, तो आप प्रभावित हो गए कि आप जेएनयू से पीएचडी हैं, इस तरह से बोलते हैं वो। तो आपको ऐसा एहसास होता है कि ये ज्ञान होगा इनके पास। ये बहुत क्विक होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमने सवाल क्यों पूछा और समझा क्या हमें। इतना फास्ट होता है, इतने जल्दी हम इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस होने के साथ ही आपके माइंड में ये बैठा हुआ है कि अरे मतलब इनको बहुत ज्ञान होगा, तभी तो इम्प्रेस हो रहे हो आप, जेएनयूएस से पीएचडी। और आपके पास ज्ञान को पकड़ने का तरीका क्या है? या तो आप एग्जाम कराओ, फिर एग्जाम से भी पता लगाते हैं, राइट। तो मतलब एक, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये सोचिए कि यहाँ ज्ञान स्कूल से पता लग रहा है, स्कूल। इसका मतलब ये मानव विकास सूचकांक में हाई फाई ज्ञान की बात नहीं हो रही। एक मानव जीवन के लिए मिनिमम क्या चाहिए पर चल रहा है ये, ऐसे समझो आप। यहाँ कोई पीएचडी लिखा हुआ है क्या, या टोटल आपने कितने साल पढ़ाई करी, ये तो नहीं है ना। स्कूल के लिए हो रहा है कि स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, प्रत्याशित को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेड, मतलब यानी 5 साल के बच्चे भविष्य में कितने साल स्कूल में बिताने की संभावना रखते हैं। एक तो ये पैरामीटर होता है। इसका पता कैसे लगेगा? नामांकन अनुपातों से। आप पढ़ते हो ना प्राइमरी एनरोलमेंट रेशियो, पढ़ना पड़ेगा भाई। मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ा, इससे काम नहीं चलेगा ना। हम कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो वो हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है भारत का। फिर हम ये भी कहते हैं ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ रहा है। इस तरह की बातें। मैं नहीं कह रहा कि वो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बच्चे स्कूल जान बंक करने लग जाते हैं, तो या हट जाते हैं, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो ड्रॉप आउट वाला वर्ड यूज किया जाता है ना। प्राइमरी, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर। तो आप फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हो, तो कितने लोग आप सेकेंडरी क्लास पढ़ रहे हैं और कितने लोग निकल गए हैं। तो क्या प्राइमरी एनरोलमेंट रेशियो से सेकेंडरी बराबर है कि क्या है, या नीचे तो नहीं चला गया, यही है ना। अब जब जो चल रहा होता है उसी में तो आप दिमाग लगाते हो। जैसे एक बच्चा 2 बार पीटी में फेल हो गया, तो ज्यादातर लोग क्या समझेंगे, वो खुद भी यही समझेगा कि मैं फेल ही होऊंगा, क्या रिजल्ट देखना है। हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि जो चल रहा होता है उसी में हम आगे अपना विचार बनाते हैं। अब जो 2 बार फेल हो चुका है, तो ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है? तो ज्यादा झुकाव तो आपका इसी निष्कर्ष पे होना चाहिए कि वो फेल ही होने के चांस ज्यादा रखता है, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम तो हो ही चुका है ना। एक ही बार हुआ हो तो आप फिर भी कह सकते हो कि हाँ पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पॉसिबिलिटी का नंबर आएगा तो आपका झुकाव उसी निष्कर्ष की तरफ ज्यादा होगा। तो वही बात हो जाती है कि एनरोलमेंट रेशियो अभी क्या चल रहा है, तो हम उसी को मेंटेन करते हुए ये मन बना सकते हैं कि आगे भी रहेगा। तो उसके आधार पे आज हमारे 5 साल के बच्चे फ्यूचर में कितने साल स्कूल में बिताने की संभावना रखते हैं, ये तो निकाल ही सकते हैं ना, राइट। और प्रोजेक्शन कैसे आते हैं, मतलब प्रोजेक्शन निकालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो ज्यादा स्कूल के वर्ष बिताने की संभावना है, तो इसका मतलब ज्यादा ज्ञान आपके यहाँ आएगा, ऐसा करके है। और इसमें क्या होता है, स्कूल के वर्षों का माध्य, माध्य एक सांख्यिकी का वर्ड है और केंद्रीय प्रवृत्ति को दिखाता है, सेंट्रल टेंडेंसी को। तो ये औसत से मिलता जुलता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको औसत समझ लें कि इसमें क्या होता है कि जो लोग स्कूल जा चुके हैं, अब आगे जाने की संभावना नहीं है, उनके बारे में होता है ये। आगे के लिए होता है, ये अब तक के लिए होता है।
इसमें 25 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोग लिए जाते हैं। तो अब वो स्कूल थोड़ी जाएंगे, मतलब स्कूल जा चुके हैं वो तो। अब उनकी औसत निकालेंगे कि कितने साल इन्होंने ऑन एन एवरेज मतलब स्कूल में बिताए हैं। तो ये पीछे का है, ये आगे का है। ओवरऑल दोनों से ज्ञान का अनुमान लगाते हैं। अगर स्कूल के ये सब ज्यादा आ रहे हैं आपके यहाँ, तो आपके देश में ज्ञान की स्थिति ज्यादा बढ़िया है, मतलब ऐसे सोचा जा रहा है कि कितने टाइम आप पढ़ रहे हो। नहीं, ये सब चीजों से तो आप आइडिया लगाओगे कि, क्योंकि ज्ञान का वजन तो हो नहीं सकता है कि वजन माप रहे हो आप। ज्ञान कोई वजन में होता है? और ज्ञान को आप कैसे, मतलब मेजरमेंट कैसे हो ज्ञान का? ये तो हम यूपीएससी में देखते हैं कि 10 नंबर का सवाल है, अब इसमें से आपको 6.5 मिल रहे हैं, जिससे हम ज्ञान को तोल रहे हैं कि ये 6.5 नंबर में मीटर लगा रहे हैं। एक अंदाजी तो है, जांचने वाले वही कॉपी आप किसी और को दे दो, हो सकता है वो 4 नंबर ही दे, उसको उतना अच्छा नहीं लगा जिसने 6.5 नंबर दिए उसकी तुलना में। ये वेरिएशन आ सकता है ना। अब परफेक्ट मेजरमेंट ज्ञान का नहीं होता है, लेकिन इसी तरीके से पता लगाते हैं। और आपने देखा होगा भारत में कई बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाते। अभी एक रिपोर्ट भी तो आई थी बीच में, असर नाम की। पढ़ो ना आप उसको, आपके लिए तो सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी का चुनाव हो गया, अब आपसे हो गया, तो अब ये आप समझ लो कि बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये ज्ञान का। ऐसे ही जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आपने पढ़ा होगा जापान की। अच्छा, उनकी जीवन शैली भी कैसी है? साइकिल चला के जाएंगे, और साइकिलिंग का बहुत रोल है जापानीज लोगों की जिंदगी में। जापान की जीवन प्रत्याशा मतलब 83 ईयर्स से भी ज्यादा की है, मतलब 85 के आसपास आ जाती है, बहुत हाई है जीवन प्रत्याशा। तो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? मतलब स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो उम्र की संभावनाओं से भी तो स्वास्थ्य के आयाम को छुआ जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि आप उसको माप नहीं सकते। जो तथाकथित स्वस्थ आपको दिख रहा है, उसमें भी कई बीमारियां हो सकती हैं। और मानसिक रोग तो आप कैसे निकाल पाओगे? मानसिक रोग की क्या जांच होती होगी इस दुनिया में? मतलब जांच तो आपकी बॉडी की होती है, फिजिकल चीजों की होती है, बीपी वगैरह ये सब चीजें। डिप्रेशन को मापा कैसे जा सकता है? कौन सा रिपोर्ट होता है जिसमें डिप्रेशन निकल के आ जाए? अवसाद जिसको हम कहते हैं, ये तो मानसिक फिनोमेना है ना, मतलब इसकी मेजरमेंट कैसे? लेकिन वो भी एक बीमारी है। लेकिन जीवन प्रत्याशा से आप मोटे रूप में अनुमान लगा सकते हो कि दीर्घ और स्वस्थ जीवन है कि नहीं है। 2 बातें हो गई। तीसरे पे आइए। ये बात तो मैं डायग्राम में भी गोला बना के भी बोला था आपको। जीवन स्तर आय से जुड़ा हुआ रहता है। तो आय से आप जीवन स्तर का अनुमान लगा सकते हो। एक एक आदमी के घर जाकर तो नहीं जाओगे ना कि तुम्हारे पास कार है कि नहीं। इनकम पूछ लेने से ही काम चल जाता है। और वैसे भी इकोनॉमिक्स में कंजूस लोग नहीं पढ़े जाते, मैं पहले भी बोला हूँ। मतलब अगर किसी से आप पूछो कि आपकी इनकम कितनी है, बस आगे मत पूछो कि आपका जीवन स्तर कैसा है। आप खुद सोच लो, अच्छा होगा। जब हम ये मान के चल रहे हैं कि कंजूस नहीं है सामने वाला, इकोनॉमिक्स में कंजूस नहीं पढ़े जाते हैं, और साधु नहीं पढ़े जाते हैं, कंजूस नहीं पढ़े जाते हैं, इलीगल चीजें नहीं पढ़ी जाती। हर चीज को लीगल वे में समझा जाता है। आप टैक्स का प्रभाव कैसे समझोगे? अगर आप पहले कह दोगे कर की चोरी हो जाती है, तो बैठ जाओ, फिर मत पढ़ो। आपने तो उसको पढ़ने से मना ही कर दिया है कि कर को क्यों पढ़े सर, कर की तो चोरी हो जाती है। तो चोरी हो जाती है तो फिर आप प्रभाव नहीं पढ़ सकते। अगर आज हम कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए वालों को इनकम टैक्स नहीं देना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो टैक्स देते हैं। तभी तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रही है कि 80,000 रुपए उनको नहीं देने पड़ेंगे। तो वो क्या मान रही है? देते हैं। देते ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर तो आप बैठे रहो, फिर बजट के ऊपर कोई वर्णन या विश्लेषण नहीं हो सकता। अगर कोई लोग नहीं भी दे रहा है टैक्स, तो ये हमारी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। क्यों नहीं ले पा रही है टैक्स? क्या हम लेना नहीं चाह रहे, या क्या बात है? तो आप सुधार करो टैक्स प्रशासन में, डिजिटल करो पूरे कंट्री को,
हर इनकम डिजिटल रिपोर्ट होनी चाहिए, कैश का कोई काम ही नहीं हो। फिर देखो अपने आप, जब लोग व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक बिना पढ़े लिखे लोग इंडिया में चला रहे हैं, तो क्या वो डिजिटल वो नहीं कर सकते इतना सा? कई तो हम ही नहीं करना चाह रहे हैं कई जगहों पर। तो अंदर की बात तो ये भी है कि कई सारी जगहों पर हमारे भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं। एक बड़ी मात्रा में कैश इकोनॉमी चलती है। आज चुनाव के अंदर आप खर्चा कहाँ से करोगे? हाउ टू स्पेंड मनी लाइक ऑन वाइन, और लोगों को वो करने के लिए कैश का वितरण होता है, जगह जगह चेकिंग होती है इलेक्शन के टाइम पे। ये इस बात को, सारा रिश्वत जो करप्शन चल रहा है वो कैश पे चल रहा है ना। कोई बैंक में पैसा ट्रांसफर करके करप्शन होते हुए देखा है क्या आपने? नहीं, बैंक में रिपोर्ट हो जाएगा आपकी स्टेटमेंट में कि ये पैसा कहाँ से आया, जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब, आपकी सैलरी इतनी आती है तो ये पैसा कहाँ से आया। तो कई सारा वर्ग जो इस चीज को कंटिन्यू करना चाहता है वो कभी भी डिजिटलाइजेशन के 100% स्तर को पसंद नहीं करेगा। तो आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स जो है किस तरह की होती है। तो हम चाहें तो मतलब कर सकते हैं, ये सब नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मिस्टेक है इसमें। और इकोनॉमिक्स किसी देश को देख के नहीं पढ़ता है। इकोनॉमिक्स देश और काल से मुक्त होकर पढ़ाई करता है। पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम क्या हो सकती है उस पर इकोनॉमिक्स चलता है। तो सरकार चाहे तो ये सब पॉसिबल कर सकती है, तो हम तो उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो पहले से टैक्स की चोरी को पढ़ लेंगे तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है कि लोग कंजूस नहीं होते, इलीगल एक्ट नहीं करते। अब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ना है। हाँ, इनकम बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा ये आप नहीं कह सकते, इसलिए इधर कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं पहले बता चुका हूँ कि ज्ञान तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। नहीं तो स्कूल के वर्ष नहीं लिखे होते हैं हम, फिर यहाँ भी रुपए ही लिख देते, इसको यहाँ भी चला देते हैं। और रुपयों से आपका दीर्घ और स्वस्थ जीवन नहीं आ जाता है, वो अलग कहानी है। आपकी आयु रुपयों से नहीं बढ़ती है। तो क्लियर है? अब इसमें समझो आप, मैंने एक जगह आपको लिखाया था नोट्स में कि टोटल जीएनपी जीडीपी टोटल वाले जो होते हैं उनकी तुलना में पर कैपिटा अच्छे होते हैं। और मैंने 2 4 5 10 एग्जाम्पल देके समझाया आपको, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं खोल देता हूं तब तक मैं आगे नहीं जाता, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई ऐसे ही करी। एक संयोग है कि आपको अच्छे टीचर मिल गए और हमें नहीं मिले। मैं तो आज भी सोचता हूँ कि मुझे मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो मैं शायद और ही कहीं चला जाता, लेकिन मुझे मेरे जैसा टीचर नहीं मिला जो इतना समझा के हमें करता। तो खुद की कमी महसूस होती है मुझे। अब यहाँ पर दो परिवार सब कुछ करके मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी बताया कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी हम डेवलप्ड में, ये डेवलप्ड फलाना फलाना प्रति व्यक्ति से देखा जाता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट में कल्याण मेजर चीज होती है। तो आपके यहाँ उत्पादन कितना हो रहा है इसका महत्व नहीं है, पर पर्सन कितना हो रहा है इस बात का ज्यादा महत्व है। भले वितरण आपका स्क्यूड हो, स्क्यूड बोले तो विषम हो, इससे नहीं मतलब है। सीक्वेंस होनी चाहिए ना, मतलब सबसे पहले तो हम पर पर्सन अवेलेबिलिटी देखेंगे ना। अवेलेबल ही नहीं होगा तो वितरण की बात तो बाद में आती है। खाना खाने लोग आगे आगे कि इनकी अरे चुप हो जाओ कि डिस्ट्रीब्यूट पहले, ये आइटम तो बनने दो। पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बाद में देखेंगे, सामान रेडी हो जाने दो। इसके बाद इनको लाइन पे बिठाएंगे, एक एक आदमी को हिसाब से दो, ज्यादा मत दो। बोलो आपको चाहिए तो हमें बोलो, हम यही खड़े हैं। और बच्चों का खास तौर से ध्यान रखा जाए, क्योंकि बच्चे ज्यादा ले लेते हैं, समझते नहीं है, फिर झूठा छोड़ देते हैं। तीसरी बात, जो भी यहाँ भोजन करके निकलेगा वो घर नहीं ले जाएगा। हो जाएगा मैनेज। फिर भी घटेगा तो हलवाई रेडी बैठे हुए हैं, उनको एडवांस में बोलेंगे हम कि आटा लगा लो, माल घटने वाला है। तो आपको आना तो प्रोडक्शन पे पड़ रहा है ना प्रति व्यक्ति। क्या पढ़ना है इसमें? कौन सी बेसिक किताबों की जरूरत है? सब यही हो जाएगा आपका। तो जीवन स्तर मतलब प्रति व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, रियल नॉमिनल में कौन सा बेस्ट बताया? रियल भाई स्थिर मूल्यों पे निकला हुआ ही बेस्ट होता है, ये बताया था।
और फिर भी याद नहीं आए तो ये तो समझते हो ना कि रियल ही दुनिया में सबसे बढ़िया होता है, तो भी टिक लगा सकते हो कि यार रियल लिख रहे हैं तो रियल ही होता है, तो ये हो गया रियल। अब आ जाओ इसके ऊपर GNI। ये थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने कई बार इसको भी डिस्कस कर ही लिया था। ये जो GNI है ये बेसिकली GNP है, एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट फैक्टर कॉस्ट है। ये वर्ड लगा रहे हो तो ये नहीं लगेगा, और ये लगाना चाह रहे हो तो वो हटा दो। फैक्टर कॉस्ट वाली जो प्रोडक्शन होती है वही आई होती है, और एन का मतलब इसमें विदेशी आय भी आ रही है, एन नेशनल, और ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन नहीं निकला हुआ है। GNP में से सीधा ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गए। और ये बताऊं 2010 में ये आया था, 2010 से पहले GDP था। मैंने तो उस समय भी क्लास ली थी इस पर, कि 10 में भी तो पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि मैं 2004 में आया था दिल्ली में, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने पूरी एक क्लास इस बात पे ली कि क्या चेंज हुआ है। वो चेंज मेरे को पता है उस टाइम के, पहले क्या था और अब क्या है, और वजह भी पता है मुझे। UNDP ने लिखा साफ तौर से कि पिछले 20 वर्षों में, 2010 में आते आते कितने साल हो जाएंगे, 20 साल। परिचय में लिखा ना 2010 में चेंज हुए, तो 20वें साल में UNDP लिख रहा है कि दुनिया में बहुत चेंज हुए। एक खास चेंज क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन का माहौल बढ़ा है, और एक राष्ट्र के साधन दूसरे राष्ट्रों में जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो हमें विदेशी इनकम को ध्यान रखना होगा, क्योंकि विदेशी आय कई राष्ट्रों के कल्याण का सोर्स बन चुकी है। इसलिए हम GDP वर्ड हटा रहे हैं और उसकी जगह GNP वर्ड ला रहे हैं। इसलिए ये एन आया, उस समय आया ये, आप पढ़ लेना चाहे। अभी तो कई किताबों में पुराना ही चल रहा है अभी भी। 10 कितने साल हो गए, मतलब 20-30 साल से भी ऊपर का पीरियड हो गया, तब भी लोग ऐसे ही चला रहे हैं। वो अलग बात है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन काफी समय हो गया है, और वजह मैंने आपको बता दी। यहाँ भी चेंज हुआ था, इसमें भी। ये जो आपको दिख रहा है ना स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, यहाँ पर था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, और यहाँ पर था प्रौढ़ साक्षरता। प्रौढ़ साक्षरता और GER को हटा के ये आए। तो मैं तो लेटेस्ट ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जो 10 में चेंज हुआ उसके साथ। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मतलब प्रति व्यक्ति GNI जो आपको दिखानी है वो अमेरिकन डॉलर में दिखानी है, कि राष्ट्रों की रैंकिंग होती है इसमें, तो एक कॉमन करेंसी लेनी पड़ेगी, वो अमेरिकन डॉलर है। अब ये कॉमन करेंसी जो डॉलर है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपकी। जैसे भारत की प्रति व्यक्ति रियल GNI किस में होगी, रुपए में होगी, हमें डॉलर में कन्वर्ट करना। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी विनिमय दर का प्रयोग हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। दो तरीके फेमस होते हैं, एक करेंसी की तुलना की जाती है क्रय शक्ति से, और एक होता है मार्केट रेट। जैसे भी आजकल आप देख रहे हो कि 88 रुपए का $1, इस तरह के लेवल आ रहे हैं, ये मार्केट वाली है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी चेंज हो गया होगा, ये डिमांड सप्लाई तो बदलती रहती है ना, तो ये चेंज होता रहता है। ये वाली नहीं रखनी है। परचेजिंग पावर में डिफरेंस कितना है, अगर अमेरिकन डॉलर की परचेजिंग पावर हमसे 2 गुना है और हमारी 1 गुना है, तो $2 की $1 आएगी। ऐसे समझना परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर किस में देखी जाती है, वस्तुओं में देखी जाती है, और उसका एक तरीका है मैकडोनाल्ड का बर्गर, महाराजा बर्गर। उसमें भी एक बर्गर होता है जिसको महाराजा बर्गर कहते हैं। 23 का एक आंकड़ा याद आ रहा है मुझे, एक सीमा तक इनको ट्रैक करना पड़ता है ना, ये भी तो समस्या है। मतलब इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन है, उसने इस इंडेक्स को डेवलप किया, जिसमें महाराजा बर्गर को लेके परचेजिंग पावर की जो कंपैरिजन होती है, 1986 में बनाया था उन्होंने। उसमें क्या होता है कि बर्गर जो ये मैकडोनाल्ड है,
ये पूरी दुनिया में है ना मैकडोनाल्ड, हर जगह दिख जाएगा आपको। हमारे यहाँ भी मैकडोनाल्ड्स है और बाहर की कंट्रीज में भी ये सब जगह है, अमेरिका में भी है। वो बर्गर एक कॉमन चीज है। और सबसे कमाल की चीज क्या है कि बर्गर को अगर आप ध्यान से देखें तो आवश्यक दिखेगा आपको, गहराई में जाओगे तो, क्योंकि बर्गर जो होता है वो ब्रेड उसका बना हुआ होता है, गेहूं, मतलब उसकी जो संरचना है वो आटे का बना हुआ होता है ना, मैदा आटे का बना हुआ होता है। तो क्या दुनिया में गरीब से गरीब आदमी गेहूं वगैरह नहीं खाता है? खाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। रूपांतरण ही तो दिख रहा है कि वो बर्गर दिख रहा है आपको। मैं क्या कह रहा हूँ कि गहराई में जाओ तो वो क्या है, अन्न है। आप बता दो इस क्लास में या दुनिया में कोई भी आदमी अन्न नहीं खाता हो। अब किसी ने कसम खा रखी हो कि मैं फलाहारी हूँ, जैसे कहते हैं ना ये फलाहारी बाबा है, तो वो सिर्फ फल खाते हैं। उनकी मैं नहीं कह रहा, बाकी तो अन्न, या डॉक्टर ने मना कर रखा हो कि भाई आप अन्न नहीं खा सकते, तो बात अलग है। बाकी सब लोग अन्न का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो बर्गर बनता है तो फ्राई होगा खाद्य तेल में। तो दुनिया में ज्यादातर लोग खाद्य तेल का इस्तेमाल करते ही हैं किसी न किसी रूप में, घर में या कहीं भी, मतलब खाद्य तेल का यूज होता ही होता है। अब उसमें जो टिकिया बनती है, उसको पटेटो वगैरह इन सब चीजों की बनती है, और वो उसमें मिर्च मसाले सब चीजें रहती है, नमक मिर्च मसाले सब ये बन के वो बनता है। अब आप बता दो, इस एक को तोड़ तोड़ के हमने देखा, इनमें से कौन सी चीज घरों में इस्तेमाल नहीं होती? दुनिया में सब जगह यूज होती है। अब ये बर्गर 23 के हिसाब से मैं, महाराजा बर्गर अमेरिका में मिलता है लगभग 5.68 ऐसे करके डॉलर्स का। उस समय की बता रहा हूँ, जो मैंने रिपोर्ट एक ध्यान आ रही है मुझे, मैं एग्जैक्ट डेटा आपको दे दूंगा इसी क्लास में आगे चलकर कहीं। और 200, 250, 260, 67 समथिंग वो इंडिया में मिलता है, वही सेम बर्गर, ऐसा कुछ है, मतलब 272 की, ऐसे मेरे को फिगर एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही, वो 200 से 300 के बीच में कोई रेंज है उसकी, सेम बर्गर इंडिया। तो ये रेट आ जाता है हमारे भारत में 38 रुपए, 38 रुपए $1 ऐसा बनेगा ये लगभग, परचेजिंग पावर के हिसाब से। 38 रुपए जो खरीद पाते हैं लगभग, वो $1 खरीद पाता है, ऐसा करके परचेजिंग पावर जहां बराबर हो जाए। पेरिटी का मतलब क्या होता है, समान। अच्छा, मार्केट रेट डॉलर का क्या है भारतीय रुपए में? 88, 87। और बर्गर की परचेजिंग पावर के हिसाब से देखो तो थोड़ा बहुत 23 से लेकर अभी चेंज हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ होगा, 40 मान लो चलो। 40 रुपए की एक अमेरिकन डॉलर, 42 रुपए की हद से हद एक अमेरिकन डॉलर, ऐसे बनेगा। मैकडोनाल्ड के बर्गर महाराजा को बीच में रखकर कि ये बर्गर है, तो भारत में कितने रुपए का आ रहा है, अमेरिका में कितने डॉलर का आ रहा है, ऐसे करके वो वन की वैल्यू निकाल सकते हो कि $1 बराबर कितने भारतीय रुपए। आप इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया भी होता है, नेपालीज रुपीज भी है, NPR कहते हैं उसको। मतलब NPR में क्या होता है कि जैसे आपका 1 रुपया वहां पर 1 रुपये 20 पैसे जैसा काम करता है, वहां उसकी वैल्यू 1 रुपये 20 पैसे समथिंग ऐसे कुछ हो जाती है। तो परचेजिंग पावर एक मार्केट रेट होता है, एक सामानों के हिसाब से देखा जाता है। तो इसमें 88 का हिसाब नहीं चलेगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि परचेजिंग पावर के हिसाब से क्या वैल्यू बनेगी डॉलर की, वो वैल्यू लानी पड़ेगी। और जो आपका भारतीय रुपए में रियल पर कैपिटा GNI बन रहा है, उसको आप 38, 40, 42 इसी तरीके से डिवाइड करोगे तो वो रुपए डॉलर में आ जाएगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? ऐसे है। तो ये परचेजिंग पावर पेरिटी का मतलब। कुल मिला के सारांश क्या है, मान लो आपको इतना चक्कर ना समझ आए या बोलने में दिक्कत हो, तो आप इतना तो बोल ही सकते हो कि क्रय शक्ति समता में ये देखा जाता है कि दो मुद्राएं
आपस में उनकी क्रय शक्ति किस पॉइंट पे बराबर हो रही है, किस बिंदु पे उनकी क्रय शक्ति बराबर हो रही है। एक ही सामान वो कितने रुपए में ला सकता है और वो कितने डॉलर में ला सकता है, ऐसी कोई गणित सेट की जाती है। उस विनिमय दर को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पी आधारित विनिमय। और ट्रिपल पी आधारित विनिमय दर इतनी फास्ट चेंज नहीं होती। वो चेंज कब होती है, जब सामानों की रेटों में बदलाव होता है। सामानों की इतनी फास्ट ट्रेडिंग हो रही है क्या इंडिया में, जितना स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की हो रही है। या फिर आज आप कोई आदमी मंडी में गया तो मंडी भी क्लोज हो जाती है, वहां से सामान उठा के क्या ट्रेडिंग हो रही है वहां पे। आलू प्याज की इलेक्ट्रॉनिक इतनी फास्ट ट्रेडिंग चल रही है क्या। एक बड़ा सेगमेंट तो कंजप्शन के लिए यूज कर रहा है, वो कोई ट्रेड कर रहा है क्या। हम तो आलू इसलिए खरीद रहे हैं कि घर में काम आ जाए। तो ये अच्छा, चीजें खराब होने वाली है इनमें कितना, एक प्याज के लोट के ऊपर या एक टमाटर के लोट पे आप कितनी ट्रेड कर लोगे, खराब नहीं होंगे वो। या शेयर सड़ जाते हैं, या बॉन्ड सड़ जाते हैं। करते रहो उनकी ट्रेडिंग जितना करनी है आपको, सोने की करते रहो, चांदी की करते रहो। आप उस सामान को भी तो देखो जिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, वो आइटम कैसा है, समझने की बात है। तो जो रोजमर्रा के सामान होते हैं उनके ऊपर इस तरह की ट्रेड नहीं होती। जितना ट्रेड फास्ट होगा उतनी कीमतों में फास्ट अप डाउन होगा। कंपनी ने शैम्पू बना के भेज दिया, क्या ट्रेड होगी इसमें। एमआरपी लिख के और उल्टा भेज दिया, तो उसी रेंज के अंदर ही तो सामान को बेचा जाएगा। आप समझो इस चीज को। तो वस्तु सेवा की कीमतें, अब आपकी फीस है तो क्या खान ग्लोबल स्टडीज ट्रेड करा रहा है इसके ऊपर। अब 50,000 रुपए की फीस हो गई 60,000, फिर हो गई वापस 45, ऐसे चल रहा है यहाँ पे। एक तरीका होता है ना, लोग निर्णय भी लेंगे कि नहीं लेंगे। आप फीस को स्टेबल रखोगे तब निर्णय लेंगे ना वो। तो हर चीज में काम करने का एक तरीका होता है। तो क्रय शक्ति सामानों से जुड़ी हुई है, और सामानों की कीमतें इतनी फास्ट नहीं बदलती है, इसीलिए ये थोड़ी स्टेबल रहती है। और मार्केट के अंदर तो डॉलर का भी रेट ऊपर नीचे हो रहा है, हो रहा होगा, हम तो क्लास ले रहे हैं। लेकिन क्रय शक्ति डॉलर की उतनी फास्ट चेंज हो रही है, ये हम नहीं कह सकते ना। क्रय शक्ति का संबंध तो वस्तु खरीदने से है। क्या डॉलर की लेन देन वस्तु खरीदने के लिए हो रही है। कई लोग तो सट्टा करते हैं, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो खरीद के रख लेते हैं, चाहे उनको कुछ करना ही नहीं है उसका। राइट। तो ये थोड़ा समझ आपको लानी पड़ेगी। तो क्रय शक्ति फास्ट नहीं बदलती, क्रय शक्ति और मार्केट रेट में डिफरेंस हो सकता है, और होता है, इसे समझना चाहिए। ये मानव विकास सूचकांक को आयाम अलग चीज है, सूचक अलग चीज है। कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। वो पूछ रहा आयाम सूचकों को टिक लगा के आगे, गड़बड़ा जाएगा ना। वो तो पेपर पढ़ना ठीक से कि वो आयाम पूछ रहा है कि सूचक पूछ रहा है। आयाम पूछेगा तो इनमें से ढूंढना, और सूचक पूछेगा तो इनमें से ढूंढना। ये आयाम है, सूचना इनसे मिलती है। जैसे धुएं से आग का पता लगता है, तो धुआं सूचक है, आयाम आग है। धुएं से सूचना मिल रही कि आग लगी होगी, तो दो बातें अलग अलग है, और अलग अलग है ही। मतलब एक होती तो फिर हम वो भी दो दो क्यों बनाते, लिस्ट इसी की बना के छोड़ देते। कई बार नहीं कहते हैं, जैसे अली मियाँ कहते हैं मुझे कि पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, मेरे को कहते। मैंने कहा यार अजीब आदमी है, तू नहीं पढ़ा लिखा तो हमें जाहिल कह रहा है। तो सीधा ही बोल दे कि भैया आप जाहिल हो। तो मुझे सुना रहा है कि पढ़े लिखे जाहिल हो। अच्छा, ये होता ही हमेशा कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो हर कोई कहेगा आप तो आईएएस की तैयारी करते हो, आपको तो पता होगा ही। तो भाई ये मैंने लगता है कि बता के गलती कर दी कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो मैं सीख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि भारत नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना लंबा है, कि आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको तो पता होगा ही। तो ये जो बात होती है तो वो आपको
तो सामने वाला अपना कमजोरी दिखा रहा होता है ये बोल के, और कई बार वो सही भी होती है ये बात। खास तौर से अगर हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हो कि पढ़े पढ़े लिखे तुम जाहिल हो, तो समझ लो कि वो सही कह रहे हैं। इसका मतलब पढ़े लिखे होने से ज्ञान नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये अलग है और ये अलग है। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि शायद जो लोग ज्यादा स्कूल में टाइम बिता दिए तो उनको ज्ञान ज्यादा होगा, ये इसलिए इनको अलग अलग ही समझा जाना चाहिए। ये हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अब अगला हेडिंग लगाइए। ये पुरुषों के सापेक्ष में महिलाओं का दिखा रहा है, या लैंग्वेज है ना। हाँ। और ये इसके सूचकांक जितने भी होते हैं इनकी वैल्यू 1 से कम रहती है, 0 से 1 के बीच के होते हैं ये। और जैसे जैसे 1 की तरफ जाते हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जैसे HDI 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहती है, और जैसे जैसे आप 1 की तरफ जाते हो तो आप आदर्श स्थिति में जा रहे हो। हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है और लोवेस्ट 0 रहती है, 0 से 1 की तरफ। अब ये बना ही क्यों होगा? क्योंकि महिलाओं का मानव विकास पुरुषों की तुलना में कम दिखा होगा इनको, तभी इन्होंने ये सूचकांक डेवलप किया। अब कोई अगर हम ये माने कि महिलाओं का कम है पुरुषों की तुलना में, तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। और 1 से कम आई माना कि 0.6 आई, तो फिर आगे चलकर 0.7 और ऐसे होता जा रहा है। मतलब
तो आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये एक की तरफ जा रहे हो तो एक की तरफ तभी जा पाओगे जब ये बराबरी आने लगेगी। ये और ये बराबर हो जाएंगे तो वन आएगा आपका। जितना महिलाओं का कम रहेगा उतना ही फिर इसकी वैल्यू वन से कम आएगी। महिलाओं का कम रहेगा तो वन से, पुरुषों की तुलना में तो वन से कम आएगी। या तो पुरुष भी कमजोर हो जाए या फिर महिलाएं मजबूत होने लगे। अच्छा, पुरुष और महिला इक्वल रूप से कमजोर है तो जीडीआई की वैल्यू वन आ जाएगी। ये लेवल नहीं देखता है, ये डिफरेंस देखता है। आप कितने कमजोर हो ये नहीं देख रहा है, ये देख रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कितनी वीक है। मैं भारतीय वैल्यू दूंगा आपको, मैं फैक्ट्स बाद में कराऊंगा ना आपको। ये क्लास के एंड में हम बहुत सारे तथ्य पढ़ेंगे, याद रखना। मैं उस समय फिर समझाऊंगा आपको, वैल्यूज से बात करूंगा आपसे, तो आपकी बात कैच हो जाएगी। मतलब इंडिया की वैल्यू एक से कम है और एक से कम आ रही है दुनिया में ज्यादातर जगह, तभी इसको बना रखा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये बराबर आने लगे या महिलाओं का मतलब ज्यादा हो जाए ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये वन से ज्यादा आएगा ना। वन से ज्यादा वाला इंडेक्स वो बना नहीं सकते, उनकी टेक्निकल पार्ट है ये। जब वन अचीव हो जाएगा तो फिर इसको बनाना ही बंद कर देंगे, जरूरत ही खत्म होगी ना। इंडेक्स तो आप इसलिए बना रहे हो कि समस्या को दिखाने के लिए, अब समस्या ही नहीं रही तो फिर इस सूचकांक बनाने की क्या जरूरत पड़ रही। अगर पुरुष महिलाओं का सभी राष्ट्रों में इक्वल आने लगे तो इसका मान वन आएगा। फिर वन का मतलब आप आदर्श में चले गए, फिर मेजरमेंट करने की जरूरत क्या है। फिर आपको 10-5 साल बाद महसूस हो कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर से इंडेक्स बनाओ, यही हो सकता है। एक एच डी आई हो गया, अगला हेडिंग लगाई, सॉरी, एच डी आई और जी डी आई। अब अगला हेडिंग, आई एच डी आई। एच डी आई का फुल फॉर्म तो जो हम करते हुए आ रहे हैं वही रहेगा। क्या करो आप आई का।
विषमताओं को अच्छा नहीं माना जाता है। और ये जो एक देश की जीवन प्रत्याशा आप बताते हो, तो हर बच्चा तो उतनी जीवन प्रत्याशा नहीं रखता है। स्लम एरिया में होने वाला बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा, अच्छे इलाके में पैदा होने वाला बच्चा, पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा, बिना पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से होने वाला बच्चा, घर में होने वाला बच्चा, ये सब फर्क आएंगे ना। मतलब विषमताएं रहती है हर चीज में। प्रति व्यक्ति जीएनआई है, तो क्या हर आदमी की इनकम उतनी है? नहीं है। आपके जितने स्कूल के वर्ष आ रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा भी है कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। तो हर पैरामीटर के ऊपर जो इनइक्वालिटी होती है, उसको ये अपने अंदर लेता है, ये IHDI। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया गया था 1990 में, और ये 2010 में आया, 20वें एडिशन में आया था ये। उससे पहले इसकी आलोचना होती थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कि ये विषमताओं को ध्यान में नहीं रखता है। ये तो बता देता है स्वास्थ्य भी ध्यान में रखता है, प्रति व्यक्ति आय का कंपैरिजन होता रहा है, प्रति व्यक्ति आय को बेस्ट मानना जाता रहा है इससे पहले। मॉरिस डी मॉरिस ने एक PQLI इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी बनाया था। लेकिन ये सब चीजों में कुछ ना कुछ कमियां थी जो कल्याण को ठीक से दिखा सके। तो ये मानव विकास सूचकांक डेवलप हुआ। इसमें स्वास्थ्य का आयाम भी आ रहा है, तो इसमें इनकम का आयाम भी आ रहा है, तो इसमें ज्ञान भी आ रहा है। बावजूद इसके ये महसूस किया गया है कि इसमें कमी है। और कमी क्या है कि ये पूरे देश की एवरेजिंग की बात करता है, और पर्सन टू पर्सन जो विषमता होती है उसको एडजस्ट नहीं करता, अपनी वैल्यू के अंदर एडजस्ट नहीं करता। तो इस आलोचना से मुक्ति पाने के लिए 20वें एडिशन के अंदर ये इंडेक्स आया, जिसका नाम ही था इनइक्वलिटी एडजस्टेड। जब आप इनइक्वलिटी को एडजस्ट करोगे तो HDI की वैल्यू नीचे आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। इससे HDI का मूल्य नीचे आ जाता है। अब रही बात कॉन्सेप्ट की, ये तो मैंने बता दी। अब तथ्यों की बात से कॉन्सेप्ट भरता है, तो तथ्य मैं आपको दूंगा भारत के सारी चीजें पढ़ाने के बाद। जो लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक पर, उसमें तथ्य भी आएंगे आपके सामने, फिर वापस समझाऊंगा, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें भाव क्या है। फिर और आगे चलकर एक मुद्दा और आया इसमें, जो पहले से चला हुआ आ रहा था। वो मुद्दा ये था कि ये पर्यावरण को जो लॉस होता है उसको भी ध्यान में नहीं रखता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो HDI की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से एक नुकसान होता है, प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ पाएगी जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करोगे तो धुआं निकलेगा। इसको कैसे एडजस्ट किया जाए? तब 2020 के एडिशन में एक और इंडेक्स आया, वो आपको अगला हेडिंग लगाना है। तो नेक्स्ट
प्लेनेटरी प्रेशर, मतलब ये लैंग्वेज आ रही है ना, यहाँ पे प्लेनेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को एडजस्ट कर रहा है दो ढंग से। जब आप उत्पादन कर, देखो यहाँ ब्रैकेट में उत्पादन लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट, आपके देश का जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन करने के दौरान, मतलब आप जमीन से मटेरियल भी निकाल रहे हैं। आपने कई चित्रों में देखा होगा कि कदमों के निशान दिखाए जाते हैं, जैसे एक आदमी चल रहा है और धरती पे वो कदम छप रहे हैं, प्रेशर डाल रहा है, फुटप्रिंट है, रीजनरेट नहीं हो पा रही है वो। गांव में रेत में कभी खेले हो बारिश के दिनों में, तो जैसे पैर रखोगे तो वापस हो रेत वापस सिमट के वो वापस कवर कर लेती है। तो ये एक सांकेतिक भाषा और चिन्ह है कि आप इतना जिंक वगैरह वगैरह बहुत सारी धरती से जो सामान निकाल रहे हो, मतलब ये इसको फुटप्रिंट बोला जा रहा है। और ये सामान किस सेंस में, उत्पादन करने के लिए जो निकाल रहे हो, और वो उसको फिर पॉपुलेशन से भाग लगाना पड़ेगा, कितना टन आपने सामान धरती से निकाला है। इसके भी आंकड़े हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का तो काम ही रिपोर्ट से ही पड़ता रहता है, तो डेटा सब रहते हैं। तो मटेरियल फुटप्रिंट टनों में निकलेगा, प्रति व्यक्ति कितना टन हम मटेरियल यूज कर रहे हैं इंडिया में, ऐसा है। और CO2 एमिशन भी टनों में निकलेगा। CO2 उत्पादन के दौरान कितना निकलता है, सोए नहीं क्लास में भाई, सोए नहीं, नींद निकालते ऐसे जैसे कि बहुत ही बढ़िया वातावरण चल रहा है और सो जाए, जगह जगह के मैं ही मतलब सो जाऊंगा किसी दिन, लेकिन आप सोए हुए नहीं जाग पाओगे हार जाऊंगा कि भाई इनको तो जगह जगह के मैं भी थक चुका हूं, लेकिन आप जो है कभी नहीं सुधरोगे, ये तो मेरे को पता लग चुका है। क्यों मैं भी ऐसी ऐसी बातें करता हूँ, कभी मेरे को भी अफसोस सा हो जाता है, लेकिन मैं ये आशा की किरण में जीता हूँ कि कम से कम कोई बच्चा तो होगा इस क्लास के अंदर जो इस बात को यूज करेगा, शायद उसी के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है। लेकिन मानते ही नहीं हो आप, बिल्कुल ही नहीं मानते हो। गलत बात है ये कि क्लास में सोने लग जाते हो, ये सोने वाली बात हो रही है, ये पूरी दुनिया जाग रही है इसके ऊपर। COP29 भारत लड़ रहा है, अभी कल परसों ही अखबार के अंदर आया क्लाइमेट फाइनेंस को लेके। आप सोए जा रहे हो तो घर पे रहो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो क्लास में खड़ा करूंगा मैं, वो चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, इस बात से मेरी सेहत पे नहीं फर्क पड़ने वाला है। बुरा मत मानना, फिर बुरा मानोगी तो आप मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रहे होगे। और मैं आप ही के लिए अनुशासन की अक्षांश और देशांतर क्लास में बना रहा हूँ। प्लीज गिव रेस्पेक्ट टू वॉट एवर वी आर डूइंग इन द क्लास। So my one point is what कि when you produce anything, you need some material from the land. Isn't it right? Yes, it is right. Absolutely right. So per capita, what is the consumption from the land? ये पता लगेगा आपको इससे। दूसरी बात कि हम CO2 तो हम भी निकाल रहे हैं, हर आदमी निकाल रहा है, लेकिन यहाँ कौन सी CO2 है, जो प्रोडक्शन के दौरान CO2 निकलता है, उत्पादन करते हैं तब। तो टोटल कितना डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, पर कैपिटा CO2 एमिशन कितना है, ये निकलेगा। इनकी नेगेटिविटी, इनको नेगेटिव समझ के फिर वैल्यू को नीचे लाया जाता है।
और बाकी मैं फैक्ट्स में आपको फिर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।